का एकमेव कर्तव्य है। तो ऐसे ही हमारे सुपर हीरो एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गुलाब सर को मैं बोलूंगी कि वो हमें नेचर को और अच्छे तरीके से समझाए। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलाब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, हमने देखा कि हमारे भारत में भौगोलिक परिस्थिति में कितनी सारी विविधता है। जैसे हमारे संस्कृति में है, वैसे हमारी भौगोलिक परिस्थिति में भी विविधता है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाइए, कैसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन, कैसी भी जमीन, कैसा भी हवामान अगर आपको चाहिए, तो हर तरह का वो क्लाइमेटिक कंडीशन, हर तरह की वो भौगोलिक परिस्थिति आज हमारे भारत में है। अगर मैं भारत के जमीन की बात करूं तो 91% हमारे पास जमीन है और 9% जमीन के ऊपर हमारा पानी, चाहे वो नदियां हो, तालाब हो, इस तरह बहता है। पूरे जमीन की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 30% हमारे इस जमीन के ऊपर है पहाड़, पर्वत। 43% हमारे इस जमीन के ऊपर है मैदान, प्लेन जिसे कहते हैं, जिसके ऊपर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हम लोग करते हैं, और 27% है पठार। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा सीखने वाले हैं इस पहाड़ों के, पर्वतों के बारे में। दोस्तों, इसको लेके हमारा देश बहुत ही समृद्ध है। 30% एरिया हमारे देश का आज इस पहाड़ या पर्वतों के अंदर है। इस पर्वतों को और पहाड़ों को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो कोई भी जमीन का टुकड़ा अगर थोड़ा सा ऊपर आए तो उसे हम कह सकते हैं पर्वत। लेकिन हम आम बोली भाषा में 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो पहाड़ और दूसरे पर्वत। तो क्या फर्क है दोनों में? तो जो दोस्तों, वैसे जियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरली कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उनमें सिर्फ फर्क है तो है ऊंचाई का। इनफैक्ट ऐसे दुनिया में कोई ऐसा फिक्स्ड, ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं कि किसे पहाड़ बोलना चाहिए और किसे पर्वत। लेकिन आमतौर पर पूरी दुनिया में जो एक्सेप्टेड है वो ये है कि 300 मीटर तक, 1000 फुट तक अगर कोई ऊंचाई है तो उसे हम पहाड़ कहेंगे, और 1000 फुट के ऊपर, 300 मीटर के ऊपर अगर कोई ऊंचाई है तो उसे हम पर्वत कहते हैं। और दूसरा और एक थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस दोनों में यह है कि जो पर्वत होते हैं उनके जो बाजू के साइड्स होते हैं वो बहुत तीव्र होते हैं, स्टीप होते हैं, जहां के पहाड़ियों पर वो जो साइड्स होते हैं वो बहुत ही धीमे होते हैं, आप चल के आसानी से ऊपर जा सकते हैं। दोस्तों, अब ये पहाड़, ये पर्वत कैसे तैयार होते हैं, तो ये समझने के लिए हमें पृथ्वी के अंदर जाना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर ये 3 अलग अलग लेयर्स है। सबसे ऊपर जो पृथ्वी का लेयर है उसे कहते हैं क्रस्ट, दूसरा जो लेयर है उसे कहते हैं मेंटल, और तीसरा जो अंदर का भाग है उसे कहते हैं कोर। तो इन 3 अलग अलग चीजों से पृथ्वी बनी है। दोस्तों, ये जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट यानी पृथ्वी के ऊपर, सरफेस के ऊपर लगभग 100 किलोमीटर तक है। यानी हम देखते हैं कि 71% हमारी इस पृथ्वी के ऊपर पानी है और 29% जमीन है। लेकिन ये पानी, ये जमीन, ये दोनों के बीच में क्रस्ट है। कितना है? 100 किलोमीटर। सबसे ऊंचा पहाड़ कितना है? सबसे ऊंचा पर्वत कितना किलोमीटर है? तो वो है 8.8 किलोमीटर। सबसे गहरा अगर समुद्र कुछ है तो वो है 11 किलोमीटर। लेकिन इन दोनों के बीच में जो बना है, जो पहला बाहर का जो लेयर है पृथ्वी की, उसे कहते हैं क्रस्ट, जो लगभग पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी के ऊपर 100 किलोमीटर तक है। दूसरा जो मेंटल है, उसकी जो थिकनेस है वो 2800 किलोमीटर है, और नीचे जो कोर जो होता है वो लगभग 3500 किलोमीटर है। दोस्तों, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान बहुत बढ़ता है। इनफैक्ट वहां पृथ्वी के बहुत अंदर कोर में यह तापमान 50,000 डिग्री से भी ज्यादा होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस पृथ्वी के, पूरी पृथ्वी को देखेंगे तो ये पूरे पृथ्वी के ऊपर एक क्रस्ट है, और ये क्रस्ट लेकिन कंटिन्यूस नहीं है। ये जो क्रस्ट है इसके टुकड़े होते हैं, जो टुकड़े एक साथ मिलकर ये पूरे पृथ्वी के ऊपर छा जाते हैं।
तो ये दोनों जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को कहते हैं प्लेटोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स। अब ये जो दो प्लेट्स है, ये समुद्र के अंदर भी है, जमीन के अंदर भी है, और इन दो प्लेट के बीच में जो मूवमेंट होती है, इन दो प्लेट के बीच में जो घर्षण होता है, जो भी चीजें होती है, उसके ऊपर ही, उसकी वजह से ऊपर का पृष्ठभाग वो तैयार होता है। दोस्तों, अगर आप देखोगे कि किस तरह भूकंप आते हैं, तो भूकंप इसीलिए आते हैं कि ये दो टेक्टोनिक जो प्लेट्स है, वो प्लेट्स दोनों के बीच में मूवमेंट्स होती है, और ये मूवमेंट्स लगातार कंटिन्यूअस हमेशा होती है। तो भूकंप तब आते हैं जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है। भूकंप तब आते हैं ये जो दो प्लेट एक दूसरे ऊपर जोर से टक्कर मारती है। वो आते हैं जब एक ट्रांसफॉर्म, ये एक दूसरे को पैरेलल ऐसी मूवमेंट होती है, या और किसी वजह से ऐसी चीजें होती है कि जिसकी वजह से भूकंप हमारी यहां सरफेस के ऊपर हमें दिखाई देता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर दो प्लेट के बीच में कोई दरार तैयार हो, तो इस दरार में से कोई छेद तैयार हो, तो इस छेद में से नीचे हुआ एक लावा बाहर आता है। और लावा यानी क्या? तो लावा यानी द्रव रूप, ये हमारे पत्थर जो अंदर होते हैं। जैसा मैंने कहा कि अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर के ऊपर ये पूरे जो पत्थर है, ये लिक्विड द्रव रूप फॉर्म में होते हैं। तो जब भी ऐसी कोई दरार पड़ती है, जब ये दो प्लेट्स के बीच में ऐसी कोई छेद होता है, तो भी छेद के ऊपर से ये लावा बाहर आता है, और इसे हम लोग कहते हैं वोल्केनो या ज्वालामुखी। तो दोस्तों, दुनिया में आप देख सकते हैं कि दुनिया में ऐसे सभी जो प्रदेश जहां दो प्लेट्स साथ साथ में है, ये सभी प्रदेश वहां के भूकंप, या ये सभी प्रदेश वहां का जो ज्वालामुखी, उसी लिए जाने जाते हैं। इनफैक्ट अगर देशों की बात करें, तो देशों में कई ऐसे इलाके हैं कि जहां बार बार ये भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं, और इसका कारण यही है कि ये देश, ये प्रदेश, ये इलाके ऐसी जगह पे है कि जहां ये दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और वहां मूवमेंट्स हो रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं भारत की बात करूं, तो ऐसे दो प्लेट्स, ऐसी रेखा हमारे भारत में भी है। आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में भी ऐसी एक रेखा है कि जिसमें दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में उनकी एक लाइन है, या उनकी मूवमेंट्स होती रहती है। और ये प्लेट के अनुसार ही हमारे देश में भी सिस्मिक मैप, यानी अर्थक्वेक का या वोल्केनो का मैप ऐसा तैयार किया है। तो हमारे देश में कुछ ऐसे प्रदेश है कि जहां ये अर्थक्वेक, ये भूकंप या ज्वालामुखी होने की संभावना होती है। अगर आप देखोगे तो हमारे वो प्रदेश थोड़ा सा गुजरात में भी है, थोड़ा सा वो जैसा आप देख सकते हैं कि हिमालय के बेस पे है, और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है। भुज में जब भूकंप आया था, तो भुज का वो जो प्रदेश है, ये ऐसे ही दो प्लेट के ऊपर बसा हुआ है। दोस्तों, अभी यही स्थिति है, यही परिस्थिति, और यही वो जानकारी है कि जिसकी वजह से फिर ये पर्वत, ये पहाड़ तैयार होती है। कैसे तैयार होते हैं पहाड़? तो दोस्तों, ये दो प्लेट की वजह से तैयार होते हैं पहाड़। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फोल्ड माउंटेन्स है, सबसे पहले जो प्रकार है। अभी फोल्ड माउंटेन्स है क्या? तो अभी जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो एक प्लेट एक नीचे जाता है और एक प्लेट ऊपर आता है। यह जो ऊपर आने वाला प्लेट है, यह बनता है पहाड़। और दुनिया के सबसे जो ऊंचे पहाड़ आज की तारीख में है, वो सभी पहाड़ ये इस फोल्ड माउंटेन की वजह से है। दोस्तों, हमारे देश में भी जो हिमालय, ये इतना बड़ा पर्वत है, ये भी एक फोल्ड माउंटेन ही है। दूसरा है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन यानी क्या? तो दो प्रदेश में दो अलग अलग जो लैंड पीसेस है, उसमें से एक बीच वाला जो प्रदेश है, भूखंड है, वो इसे ऊपर आता है। तो आजू बाजू की जो जमीन है, वो एक ही लेवल पे रहती है, और बीच वाली जो जमीन है, वो इस टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ऊपर आती है और पहाड़ बन जाता है। दोस्तों, हमारे देश में मध्य भारत में सातपुड़ा और विंध्य, ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये इस तरह तैयार हुई है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये दो जमीन के बीच में जो पहाड़ी है, ये ऊपर ही आए। कभी कभी ये पहाड़ी नीचे भी जा सकती है, ये जगह नीचे भी जा सकती है, और इसे फिर हम लोग क्या कहेंगे? तो इससे बनती है घाटी, इससे बनती है वैली। यानी आजू बाजू की जो जमीन है वो वैसी है, लेकिन बीच वाली जो जमीन वो नीचे आई, तो क्या बनेगा? तो बनेगी नदी। इस वैली में बहती है नदियां, और ऐसी हमारे यहां, हमारे देश में भी ऐसी नदियां हैं कि जो इस तरह से बनी हुई है।
मध्य भारत की नर्मदा और तापी ऐसी बड़ी नदियां ऐसी वजह से बनी हुई है। दोस्तों, तीसरा जो अलग प्रकार है जिसका नाम है रेलिक्ट माउंटेन्स। दोस्तों, कुछ पर्वत श्रृंखला बहुत पुराने हैं और लेकिन हजारों सालों के बाद वो सभी जो पर्वत श्रृंखला है वो घिस घिस के या क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वो भी प्लेन बन चुके हैं, मैदान बन चुके हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ उस पूरे पर्वत श्रृंखला में कुछ कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो पर्वत वैसे ही रहते, वो बहुत सख्त होते हैं और वो इतने जल्दी इतने घिस नहीं जाते। तो ऐसे पर्वत जो स्ट्रांग है इसलिए इतने सालों बाद भी खड़े हैं, ऐसे भी पर्वतों को हम लोग कहते हैं रेलिक्ट पर्वत। दोस्तों, हमारे देश में अरावली और नीलगिरी ये दो इस तरह के पर्वत है जो रेलिक्ट जो इस कारण बने हैं। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में भारत में सबसे पुराने अगर कोई पर्वत श्रृंखला है तो वो है अरावली। और इस अरावली के बाद में ये वेस्टर्न घाट है, बाद में ये नीलगिरी है और सबसे पुराने सबसे नए अगर कोई है तो वो है हिमालयाज। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला पहले बहुत बड़ी थी और जिसको अभी घिस घिस के अभी वो जो बची है जिसे हम आज राजस्थान में देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रकार है वो है वोल्केनिक माउंटेन्स। जैसा हमने देखा कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये जब घिस जाते तो अंदर से लावा आता है बाहर। लेकिन लावा यानी पिघले हुए ये पर्वत ही है, तो जब ये बाहर आते हैं, जब इनका टेम्परेचर कम हो जाता है ये फिर से पर्वत बनते हैं और ऐसे लावा की वजह से भी हमारे यहां माउंटेन्स या पहाड़ तैयार होती है। हमारे देश में अंडमान जो द्वीप है उसमें ऐसे पहाड़ें नजर आती है। दोस्तों, अभी भारत की बात करते हैं कि भारत में कौन सी पहाड़ हमारे सामने है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे भारत में ये भौगोलिक जो रचना है, प्राकृतिक रचना है, इसकी वजह से अलग अलग भारत के भौगोलिक प्रकार बने हुए हैं। बहुत सारे प्रकार ये भारत के इस पर्वतों के कारण बने हुए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो नॉर्थ या उत्तर भारत में जो प्रदेश है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट श्रृंखला अगर कोई है तो वह हिमालय पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, हिमालय ये दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये लगभग 2600 किलोमीटर तक इतनी लंबी है। लेकिन हमारे इस उत्तर भारत में सिर्फ हिमालय नहीं है, तो बाकी की भी पर्वत श्रृंखला है, जैसे पीर पांजाल, काराकोरम, लद्दाख, झास्कर, शिवालिक और कई सारे। अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय हमारे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसी पर्वत श्रृंखला है। इनफैक्ट मुझे एक्चुअली हिमालय के ऊपर एक बहुत डिफरेंट सेशन लेना पड़ेगा, तब जाके मैं थोड़ा सा कुछ हिमालय के बारे में आपको बता सकता हूं। लेकिन इस हिमालय के 3 अलग अलग प्रकार हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक अगर आप जाएंगे तो सबसे ऊपर उत्तर वाला जो है वो है ग्रेटर हिमालय, जिसकी ऊंचाई सबसे लंबी होती है और जो दुनिया के सबसे बड़े जो पीक्स है जैसे एवरेस्ट है, K2 पीक्स है, कांचनजंगा, ये सभी उस ग्रेटर हिमालयज में आते। उसके नीचे दक्षिण की ओर होते हैं लेसर हिमालयज और उसके नीचे होते हैं आउटर हिमालय और शिवालिक भी उनको कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस हिमालय के 4 अलग अलग नाम भी है उसके प्रदेश के अनुसार। अभी इस हिमालय में बहुत सारी नदियां बहती है, तो 2 नदियों के बीच में जो हिमालय है उसका जो प्रदेश है उसके अनुसार इस हिमालय के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले है पंजाब हिमालय, जो इंदुज यानी सिंधु नदी और सतलज नदी इन दोनों के बीच में है। दूसरा है कुमाऊन हिमालय, जो सतलज नदी और काली नदी इन दोनों के बीच में है। तीसरा है नेपाल हिमालय, जो काली और तीस्ता इन दोनों के बीच में है। और चौथा है आसाम हिमालय, जो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र इन दोनों के बीच में, जैसा आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आते हैं मध्य भारत में। मध्य भारत में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्वत श्रृंखला है वो है सातपुड़ा और विंध्या। लेकिन इसको छोड़ बाकी के भी कई सारे पर्वत श्रृंखला हमारे सामने है, जैसे अरावली है, सातमाला, अजंता, रामगढ़, कैमूर, राजमहल और कई सारे पर्वत श्रृंखला हमें इस मध्य भारत में दिखाई देते हैं। दोस्तों, जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ऑलमोस्ट 90% जो जमीन है नॉर्थ ईस्ट की वो इन पहाड़ों या पर्वतों के अंदर है। हम देख सकते हैं तो कई सारे ऐसे पर्वत है कि जिनकी वजह से उन स्टेट्स का नाम भी है।
तो इन सारे पर्वत श्रृंखला में है गारो, खासी, नागा, मिजो, डाफला, पटकई, बरेल, मिश्मी और कई सारे। ये छोड़के जब हम पेनिनसुलर या नीचे की ओर आते हैं तो पेनिनसुलर ऐसा रीजन है कि हमारे दोनों बाजू और नीचे भी पूरे समुंदर हैं। तो दो प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है वो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे पर्वत श्रृंखला हमारी इस पेनिनसुलर इंडिया में भी है, जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई, शिवरे, जावड़ी और पालकुंडा और कई सारे। दोस्तों ये तो मैंने आपको बहुत बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला बताई, लेकिन हमारे देश में जहां भी आज आप जिस गांव में रहते हैं, जिस तहसील में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, आपके आजू बाजू में कई सारे पहाड़ होंगे, कई सारे पहाड़ की श्रृंखला होगी, कई सारे ऐसे पहाड़ होंगे जिनका वहां के लोगों के लिए भौगोलिक, सांस्कृतिक, प्राचीन, ऐतिहासिक ऐसा महत्व है। कई सारे हमारे राजा महाराजा उनके किले, उनकी ठिकाने वहां हुआ करती थी। कई सारे हमारे प्राचीन रिलीजियस प्लेसेस भी ऐसे जगह पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने तहसील में, अपने जिले में जो ऐसी पर्वत श्रृंखला है और किस तरह से आज वो हमारी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थिति का भाग बन चुके हैं, इसके बारे में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बारे में शायद किसी ने लिखा नहीं होगा, या अगर किसी ने लिखा है, उसने कुछ उसके ऊपर पढ़ाई की है, तो उसको कंपाइलेशन करके उसको आगे डेवलपमेंट के लिए लेके जाना ये बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं इस पर्वत क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जितनी भी आबादी है, 15% आबादी इन पर्वतों में रहती है। तो आज अगर 775 करोड़ इतने लोग रहते हैं हमारी दुनिया में, तो लगभग 100 करोड़ लोग आज की तारीख में पर्वतों पर रहते हैं। इसके अलावा हाफ जो डायवर्सिटी है जो जमीन की है, यानी हम हमेशा कहते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसकी 80% जैव विविधता है जमीन के ऊपर, 15% है समुद्र में और 5% है स्वीट या मीठे पानी में। तो जमीन के ऊपर जो ये 80% जैव विविधता है, उसकी आधी जैव विविधता वो ये पहाड़ों में है। दोस्तों इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन के जो 17 सस्टेनेबल गोल्स है कि जो हर राष्ट्र ने उसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया को हम फिर से एक सस्टेनेबल इकोनॉमी के तौर लेके जाए, उसमें एक इंपॉर्टेंट जो लक्ष्य है, जो गोल है, वो इन पहाड़ों के बारे में है। दोस्तों इसीलिए ये पहाड़ इतने जरूरी है कि 2003 से हम हर साल एक अंतरराष्ट्रीय पर्वत का दिन मनाते हैं। यही लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए कितने जरूरी ये पहाड़ हमारे दुनिया में है। हर साल 11 दिसंबर को यह दिन होता है और इस साल की जो थीम है वो थीम है वुमन मूव माउंटेन्स। यानी इन सब चीजों में ये पूरा जो दिन हम लोग मनाते हैं इसलिए कि लोगों को समझे पहाड़, ये पर्वत कितने जरूरी है और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। लेकिन इन सब में महिलाओं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती है और उनकी वजह से क्या डिफरेंस हो सकता है, यही समझाने का तरीका, ये कोशिश इस साल के थीम में है। दोस्तों अभी देश की बात करते हैं। हमारे देश की जब मैं बात करता हूं या कोई भी बात करता है, हमारा देश पूरी दुनिया में जाना जाता है उसकी यूनिकनेस के लिए। यूनिकनेस क्या है? विविधता। हमने देखी कि यह विविधता भौगोलिक भी देखी आज कि पूरी दुनिया में कोई भी कैसी भी जगह हो, हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन आज हमारे देश में है। सांस्कृतिक विविधता तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी ऐसी विविधता अपने देश में। बोली भाषा, हर तरह की विविधता आज हमारे देश में है और यह विविधता हमारी ताकत है। दोस्तों हमारा भारत पिछले इतिहास में 90% ऑफ द टाइम हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। लेकिन सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात नहीं दोस्तों, हर क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र आप लीजिए, लेकिन हर क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करता था। 90% ऑफ द टाइम हम दुनिया का नेतृत्व करते थे। तो क्यों करते थे, कैसे करते थे? तो दोस्तों मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे भारत के ऊपर गर्व है और मैं इसलिए कहता हूं कि हम फिर से वो कर सकते हैं, हम फिर से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं, हम फिर से पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बनता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा गर्व है।
मैं इसलिए आपको कहता हूं कि हमें इस कुदरत ने बनाई ऐसी है। भारत की निर्मित, भारत का निर्माण जिस तरह से कुदरत ने, भगवान ने, इस पूरी दुनिया ने किया है, ये ऐसे ही किया है। हमारे में मूलभूत वो ताकत है, हमारे नेचुरल, हमारी वो स्ट्रेंथ है कि हम पूरी दुनिया में नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 1 देश बन सकते हैं। दोस्तों ये कैसे, किस तरह से मैं कह सकता हूं, चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये देखो, ये पूरी दुनिया का नक्शा अभी आपके सामने है। ओके, अभी ये दुनिया का नक्शा में, नक्शे में अगर आप देखेंगे कि जहां भारत है, जिस अक्षांश में भारत है, उस अक्षांश में अगर आप देखोगे तो बाकी के देश देखो आपको, राइट साइड में कौन कौन से देश है? सऊदी अरेबिया है, अफ्रीका के इतने सारे देश है, वहां मेक्सिको और अमेरिका का नीचे पार्ट है, और यहां इस साइड देखोगे तो क्या आपको नजर आएगा? चाइना नजर आएगा, और वो सब पार्ट। तो हमारी जो लंबाई है, हमारा जो प्रदेश है, उसी सेम अक्षांश में रहने वाले जो भी देश है, क्या वो उतने ही आबाद है जितने हम लोग हैं? क्या वो लोग जो है, वो लोगों में इतनी अच्छी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है कि लोग अच्छी तरह से वहां रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छी खेती हो सकती है? नहीं हो सकती। आप कंपैरिजन करेंगे अगर भारत के किसी भी राष्ट्र के साथ, देश के साथ, तो आप समझेंगे कि इस पूरी एरिया में भारत बहुत बेहतर है। सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा लोग यही रहते हैं, हजारों सालों से रह रहे हैं। क्यों ऐसे? दोस्तों ये देखिए, चाइना भारत से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना। लेकिन इसमें क्या फर्क है तो मैं बताता हूं। तो देखिए, भारत की जो जमीन है वो है 328.7 मिलियन हेक्टर। अगर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में डाले तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऐसे कहते हैं। अभी चाइना की जमीन कितनी है? तो चाइना की जमीन है 959.5 मिलियन हेक्टर, 3 गुना ज्यादा चाइना की जमीन है। लेकिन अगर जहां मैं खेती की बात करता हूं तो भारत में खेती की जमीन कितनी है? तो 176.5 मिलियन हेक्टर, 176.5 मिलियन हेक्टर, यानी 1765 लाख हेक्टर इतनी है। वही चाइना की जमीन कितनी है? तो चाइना की जमीन है सिर्फ 128 मिलियन हेक्टर। और इतना ही नहीं, हमारे यहां नेचुरली जिसको पानी मिलता है, ऐसी जमीन कितनी है नेचुरली इरिगेटेड? वो है 82.6, और वो भी अपना पोटेंशियल नहीं, हम लोग उससे कई ज्यादा कर सकते हैं। जबकि चाइना का यही नेचुरल जो पोटेंशियल है वो सिर्फ 1.2% है। नेचुरली इरिगेटेड चाइना की लैंड सिर्फ 11.6 मिलियन हेक्टेयर है। चाइना ने बाद में बहुत मेहनत करके, बहुत इन्वेस्टमेंट करके, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार करके चाइना ने और 52.5 मिलियन हेक्टेयर इतनी जमीन, खेती की जमीन, उसको इरिगेटेड किया है। लेकिन फिर भी चाइना की टोटल इरिगेटेड जमीन कितनी है? तो वो है 64.6 मिलियन हेक्टर, और हमारी कितनी है? 82.6, जबकि हम लोग कुछ नहीं कर रहे। चाइना ने 80% जमीन, 80 से 85% जमीन चाइना ने बहुत मेहनत करके इरिगेटेड की है, और हम लोग कुछ ना करके भी चाइना से ज्यादा 82.6 मिलियन हेक्टर इतनी जमीन हमारे पास है। यह है चाइना के साथ कंपैरिजन। ये देखिए, ये अमेरिका आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, नंबर 1 है। अगर क्षेत्र देखोगे आप तो भारत का क्षेत्र कितना है? उतना ही है, 328.7 मिलियन हेक्टर है। और अमेरिका का कितना है? अमेरिका का 3 गुना से ज्यादा है, 983.4 मिलियन हेक्टर है। यानी हम जितने बड़े हैं उससे 3 गुना बड़ा अमेरिका है। लेकिन जब खेती की जमीन आती है तो खेती की जमीन कितनी है? तो खेती की जमीन हमारे पास है 176.5 मिलियन हेक्टर, और वही अमेरिका की जमीन कितनी है? अमेरिका की जमीन 168.1 इतनी ही है, हमसे कम। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी जमीन जिसको पानी अवेलेबल है, जो इरिगेटेड है, वो 82.6 मिलियन हेक्टर है। जबकि मैं हमेशा बोलता हूं कि इसका हमारा पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है उससे। और अमेरिका की जो इरिगेटेड लैंड है, अमेरिका की ऐसी खेती की जमीन जिसको पानी मिलता है, वो हमसे 1/4 है, 25%। हमारे पास जितनी जमीन है जिसको पानी मिलता है उससे 25%, यानी उसकी जमीन है सिर्फ 23.2 मिलियन हेक्टर। तो ऐसा कैसे?
हमारा इतना छोटा देश इतने बड़े देशों के साथ जब मैं तुलना करता हूं, बाकी के देशों के साथ तो मैं तुलना ही नहीं करता, तो इनके साथ भी इतना आगे कैसा है, कैसे नेचुरली दुनिया को इस कुदरत ने अपने देश को बनाया है, किस तरह से बना है कि मैं जब हमेशा बोलता हूं कि एक जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर को उसको वो क्रिकेट का जो कुछ है वो नेशनल टैलेंट है, नेशनल स्ट्रेंथ है उसकी, इसलिए नंबर 1 बैट्समैन है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा भारत भी नेचुरली इतना कुछ हमारे पास कि हम लोग दुनिया के नेतृत्व करेंगे आने वाले दिनों में। तो किस तरह से आता है, क्यों हुआ ये सब? तो ये हुआ इनकी वजह से, ये हुआ हमारे ग्रेट ग्रेट हिमालय और बाकी के पर्वतों की वजह से। कैसे हुआ हिमालय से, कैसे हुआ हिमालय से पूरा देश हमारा सुजलाम सुफलाम? तो दोस्तों ये वो हिमालय है कि जिसने हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी नदियां दी है। ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सिर्फ से सब गंगा से शुरू होती है, हमारे इस पर्वत से शुरू होती है, हिमालय से शुरुआत होती है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, ये जो पर्वत है, ये जो हिमालय है, ये हिमालय के कई सारे जो ग्रेटर हिमालय है वो पूरा 12 महीना साल भर वो हमेशा बर्फ रहता है वहां। तो ये सभी नदियां जो हिमालय से बहती है, ये साल भर भारत को पानी देती है। तो साल भर पानी देने वाली ये नदियां पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। दूसरी बात, ये जब नदियां बहती है, ये नदियां अपने साथ बहुत अच्छी मिट्टी अपने साथ लेके आती है। तो आज इन नदियों की वजह से, इस हिमालय की वजह से एक बहुत जबरदस्त ऐसा इंडो गंगेटिक प्लेन भारत में तैयार हुआ है, जो इन नदियों ने किया है। आप पढ़ाई कीजिए आज जाके, आप देखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल ऐसी जमीन कौन सी है। तो सबसे ज्यादा फर्टाइल, सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन में यह प्लेन आता है। यह हमारा भारत का प्लेन है। किसकी वजह से है? यह हमारी नदियों की वजह से, जिन्हें इसलिए हम माता कहते हैं। लेकिन इन सबके अगर पिता कोई हो गए तो वह हिमालय है। दोस्तों, हिमालय की वजह से ये सब नदियां शुरू होती है। हिमालय की वजह से साल भर इनको पानी मिलता है। और इतना ही नहीं, ये जो पानी इस पूरे साल भर इन नदियों में होता है, इससे सिर्फ खेती होती है कि नहीं, ऑलमोस्ट सो मेनी इंडस्ट्रीज जो आज हमारे देश में वो इन नदियों के पानी के ऊपर चलती है। इतनी आबादी, दोस्तों हमारे देश की 40% आबादी तो सिर्फ गंगा घाटी के किनारे है। तो ये नदियों का जो पानी है, जो हिमालय के वजह से आज हमें मिलता है, हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर चीज का एक अहम हिस्सा है। आज ये नदियां है, ये हिमालय पर्वत है कि जिसकी वजह से आज हमारा देश इतना आगे कंपैरिजन में। और एक बात बताता हूं मैं दोस्तों, ये बाकी के सभी जो देश है ना, जो अभी आपने देखे सऊदी अरेबिया, बाकी के अफ्रीकन देश, ये इस तरह से डेजर्ट, रेगिस्तान बन चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है उसके उत्तर की तरफ साइबेरिया करके बहुत बड़ा रेगिस्तान है, और वो रेगिस्तान और ऊपर से जो पोल है वहां से बहुत ठंडी हवा आती है, इतनी ठंडी हवा, और वो बहुत ही ड्राई होती है। एक हवा हम सब देखते हैं जो अपने साथ बाष्प लेके आते हैं, और उसकी वजह से हमें फिर बारिश मिलती है, ये मौसमी हवा। उस तरह से ऐसी ठंडी हवा भी है जो अपने साथ ये बहुत कम टेम्परेचर लेके आती है, और वो जब आती है तो पूरा प्रदेश इतना ठंडा करती है कि कोई भी वेजिटेशन, कोई भी सजीव वहां जिंदा नहीं रह सकता। ऐसी कंडीशन करते हैं कि वहां फिर हम ना खेती कर सकते हैं, ना लोग रह सकते हैं, ना कोई बस्ती हो सकती, इस तरह से। और आप देख सकते हैं ये, और ऐसी सेम परिस्थिति फिर हमारे सऊदी अरेबिया, बाकी के देशों में जो हमारे उस अक्षांश में रहते हैं, चाइना में भी वही परिस्थिति है। चाइना में बहुत सारा प्रदेश इस तरह से बंजर बन चुका है, रेगिस्तान बन चुका है। तो कौन है जो इन हवा को रोकता है और अपने देश को संभालता है? और वो भी है हमारा हिमालय। दोस्तों, ये हिमालय है कि जिसकी वजह से उत्तर भारत का टेम्परेचर कभी ज्यादा कम नहीं होता, जबकि सेम अक्षांश में बाकी के देश अगर आप देखोगे तो वहां -2, -5, -10 तक टेम्परेचर जाता है। और इसी की वजह से उत्तर भारत में इतने सारे लोग, इतना बेस्ट प्रदेश अगर किसी ने बनाया तो उसका कारण है हमारे हिमालय। इसके अलावा यही नहीं तो नीचे से जो मानसून आता है, जो पानी के ऊपर से जो हवा आती है, जो बाष्प लेके आती है, उसको भी रोकता है हिमालय।
हिमालय इसलिए रोकता है कि ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बारिश मिले। आपको सुन के ताज्जुब होगा, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश पाने वाला देश है भारत, उसमें से एक है भारत। दोस्तों, ये हिमालय है जो नीचे समुद्र से जो हवा आती है, जो अपने साथ बाष्प लेके आती है, बारिश लेके आती है, उसको रोकती है। ये हिमालय है कि जो बे ऑफ बंगाल से जो बारिश आती है, जो हवा आती है, उसको रोक के वहां हमें ज्यादा बारिश देती है, और वो जो शुक्र और वो जो ड्राई हवा है वो फिर अफगानिस्तान की तरफ जाती है। जो अरेबियन हवा से, अरेबियन समुद्र से जो बारिश आती है या जो हवा आती है, ये वेस्टर्न घाट है जो उसको रोकते हैं, और बाद में सूखी हुई हवा फिर वो पाकिस्तान की ओर जाती है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर आप देखोगे तो हमारे देश में भी जहां जहां पर्वत है, वहां एक जगह से पर्वत जिसको जब हवा को फेस करते हैं वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जब वो बारिश निकल जाती है तो उसके दूसरे साइड आप देखोगे तो ज्यादा बारिश नहीं होती, क्योंकि हवा जो होती है उसमें बाष्प बहुत कम हो जाता है। तो ये जो पर्वत है, ये पर्वत हमारे देश के ये बहुत ज्यादा पानी तो देते ही हैं, लेकिन जहां जहां पूरी दुनिया में जो पर्वत है, ये प्रकृति की एक जो पानी चक्र है उसको संभालता है। दोस्तों, प्रकृति का नियम ही है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, प्रकृति उसे हमेशा आपको सर्व करती रहती है। प्रकृति ने हर चीज की व्यवस्था प्रकृति ने इस तरह की है कि वो कभी खत्म ही नहीं होती, वो हमेशा शाश्वत होती है हमेशा। और मैं आज तो पानी का एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन आप हर चीज के बारे में आप पढ़ाई कीजिए। ये वो नियम ही है जिसके ऊपर पूरा संसार चल रहा है, लाखों करोड़ों सालों से चलता आ रहा है। तो अगर मैं पानी चक्र की बात करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरे जो समुद्र में पानी है उसकी भाप हो जाती है, वो ऊपर आते हैं, पहाड़ उसको रोकते हैं, वर्षा होती है, और वो वर्षा होने के बाद वही पानी फिर से नदियों के जाके समुद्र से मिलता है, और फिर से वो बाष्प होके फिर समय अवेलेबल होता है यूटिलाइज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा ये जो बायोडायवर्सिटी है जो मैक्सिमम इन पहाड़ों के ऊपर है, ये बायोडायवर्सिटी है इन जंगलों में। तो इसीलिए आप देखोगे कि इस पहाड़ों में, इस पर्वतों में बहुत सारे जंगल्स हैं। जितने जंगल, जितने फॉरेस्ट आप देखोगे तो मैक्सिमम इन पहाड़ों के ऊपर है, इन पर्वतों के ऊपर है। और हर तरह के सजीव, चाहे वो वनस्पति हो चाहे वो प्राणी हो, आपको नजर आएंगे इन जंगलों में। इसके अलावा अगर मैं अपने देश की बात करूं, अपने भारत की बात करूं, तो भारत में पूरे दुनिया में जो सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाले जो स्पॉट्स है ना, वो भारत में है। 34 जो इंपॉर्टेंट स्पॉट्स है, उसमें से 4 स्पॉट भारत में, और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो ये वेस्टर्न घाट है। दोस्तों, वेस्टर्न घाट जो गुजरात से लेके महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, इसमें सब में जाता है। इसमें ऐसी कुछ चीजें हैं जो पूरी दुनिया से ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुकी है, लेकिन आज वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। इसके अलावा अगर हिमालय की बात करोगे तो हिमालय में 25% बायोडायवर्सिटी है, जो पूरे भारत में जितनी है उसकी 25% हिमालय में है। अगर मैं 4 वो स्पॉट्स की बात करूं तो वो 4 स्पॉट्स कौन से? तो हिमालय, वेस्टर्न घाट, नॉर्दर्न ईस्ट जो पूरा इलाका है वो, और हमारे लक्षद्वीप। दुनिया में सबसे जरूरी ऐसे बायोडायवर्सिटी स्पॉट्स है ये 4। दोस्तों, इसके अलावा ये जो पहाड़ है, ये हमें हमारी जो बेसिक एग्रीकल्चर है उसमें भी बहुत मदद करते हैं। कितने सारी ऐसी एग्रीकल्चर की चीजें जो हम पहाड़ पे करते हैं। आज चाय के मामले में, चाय की कल्टीवेशन, चाय को तैयार करना और उसको एक्सपोर्ट करना, इसमें पूरी दुनिया में भारत दूसरे स्थान पे है। वो है इन पहाड़ों की वजह से। लेकिन इतना ही नहीं, इन पहाड़ों के ऊपर कई सारे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल इतनी चीजें होती है। दोस्तों, मैं अगर आपको बात बताऊं तो बहुत सारे, सिर्फ ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नीचे के जो पर्वत श्रृंखला है वो तो है ही, लेकिन इस हिमालय में कुछ ऐसी स्पीसीज है, ऐसी मेडिसिनल चीज है, हर्ब्स है कि जो पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है, और मैं ये रिकॉर्ड के ऊपर बोल रहा हूं। दोस्तों, इसके अलावा हमारा जो भारत है वो आज पहले 5 में आता है सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम करने वाला देश। सबसे ज्यादा बिजली हमारे देश को लगती है क्योंकि आबादी इतनी है। अब इस बिजली में 13% जो बिजली है वो आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से। अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है क्या? तो पहाड़ की ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है तो वो जो फोर्स होता है
वो जो उसके पानी में छुपी हुई ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से हम लोग टरबाइन घुमाते हैं और वही ऊर्जा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में 25% ऊर्जा जो है वो रिन्यूएबल है और उस 25% में आधे से ज्यादा आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक से, पहाड़ों से। इसके अलावा इस पहाड़ में कई सारे मिनरल्स हैं, अमूल्य मिनरल्स हैं। कुछ ऐसे है कि शायद आपने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्वार्ट्ज है। जो हीरा होता है ना, हीरा की तुलना में इतना सुंदर ये ऐसा मिनरल पाया जाता है दोस्तों। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये तो हुआ मेजर मिनरल्स। माइनर मिनरल्स में जिसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, मैक्सिमम तो पहाड़ों से तो आता है। इसके अलावा टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री पूरी तरह से पहाड़ों के ऊपर डेवलप है। आई मीन डिपेंड है, ऐसा मैं कह सकता हूं। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है, आप थोड़ा में उसकी पूरी लिस्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा मैक्सिमम स्पॉट्स ये पहाड़ों की जगह पे है। तो आज हमारे देश में बहुत बड़ी जो टूरिज्म है वो इस पहाड़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, यानी ये इन पहाड़ों ने कई सारे राज्य का निर्माण किया है। ये पहाड़ हमारे एक संस्कृति का, हमारे इतिहास के कितनी सारी चीजों का गवाह है। और यही नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूं कि बहुत सारी चीजें हम लोग वो पढ़ते हैं जो बहुत ग्रॉस होते हैं। कभी जाइए अपने गांव में जाइए, कभी अपने तहसील में जाइए, अपने तहसील में, अपने गांव में, अपने जिले में जो पहाड़ है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए तो आपको पता चलेगा कितने अहम है ये हमारी पूरी संस्कृति में। पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है, ये पूरा पर्यावरण है, ये पूरा इतने हजारों लाखों सालों से ये धरती माँ ने तैयार किया है, इसका बहुत 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 अहम हिस्सा है ये पहाड़, ये पर्वत। अभी इस पर्वत को बहुत सारे आज ये प्रॉब्लम्स भी है, संकट में भी है ये पर्वत। अभी सबसे बड़ा पर्वत, आई मीन सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा खतरा अगर आज कुछ है तो दोस्तों वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में क्या हो रही है आपके सामने। लेकिन ये चीज जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, सबसे ज्यादा परिणाम उसके ऊपर हो रहा है, तो वो है ये पर्वत। हमें सामने दिखाई नहीं देता आंखों से शायद, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा परिणाम कर रहे हैं ये हमारे पर्वतों के ऊपर। सोचिए ये हमारे हिमालयस, सोचिए वो हिमालयस कि जिनके वजह से ये नदी निकली, जिनके वजह से ये 12 महीने पानी की वजह से आज इतनी सुजलाम सुफलाम भारत का निर्माण हमने हजारों सालों तक किया। अगर ये नदियां लुप्त हो गई, अगर इस हिमालय पे जो ये पहाड़ है, जो बर्फ के पहाड़ है, अगर ये चले गए तो क्या होगा दोस्तों। सबसे ज्यादा परिणाम ग्लोबल वार्मिंग का आज इस पहाड़ों के ऊपर हो रहा है। और हमने क्या, ये इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये पूरी बायोडायवर्सिटी है, ये पूरा इकोनॉमी का जो संतुलन है वो भी बिगड़ चुका है। और इसके वजह से बहुत सारे परिणाम होते हैं, लेकिन एक परिणाम मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है दोस्तों, ये जो आबादी है, ये जो लोग हैं, ये हजारों सालों से आज इस पर्वतों के ऊपर, इस पहाड़ों के ऊपर रहते आए हैं। वो आदिवासी है, बाकी के लोग हैं, और इनकी अपनी एक व्यवस्था है, उनका एक अपना इकोसिस्टम है। वो उनकी अपनी एक आर्थिक, सामाजिक एक पूरी तरह से इक्विलिब्रियम उन्होंने तैयार किया है इन पहाड़ों के साथ। लेकिन आज क्या किया है कि आज एक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और हमारे कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से ये पूरी जो उनकी व्यवस्था है इतनी सालों से बनी हुई है, ये पूरी हमने बर्बाद करके रखी है। दोस्तों ये लोग जो आज इस पहाड़ों के ऊपर रह रहे, ये लोग जो पर्वतों के ऊपर रह रहे, दोस्तों ये प्रोटेक्टर है इन पहाड़ों के, इन पर्वतों के। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो ये इनकी बेसिक जो चीजें हैं वो भी आज अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो सबसे ज्यादा डेलिकेट जो सेक्शन है समाज का वो ये है। सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई तो इनको हुई है, क्योंकि डायरेक्टली नेचर, इकोसिस्टम, पर्यावरण इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो हम जैसे नहीं है, डायरेक्ट। और जब उन इकोसिस्टम को, पर्यावरण को जो जिसको हमने पूरी तरह से खराब करके रखा है, सबसे ज्यादा तकलीफ में रहने वाले आज ये लोग हैं। आप देखिए तो बेसिक एमिनिटीज आज इनको नहीं मिल रही है। पानी, यानी बारिश के बाद 2 महीने के बाद इनका पानी खत्म हो जाता है। मैं हमेशा, मैंने कई सारे किलों को देखा है। मैं हमेशा महाराष्ट्र में एक रायगढ़ है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों पे जाता हूं। तब 500 साल पहले वहां कितने लोग रहेंगे, उनको कितना पानी लगेगा, उसकी पूरी व्यवस्था वहां तब की उन्होंने। और अभी इतने सालों बाद जब इतने साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ आज हमारे सामने है, लेकिन ये लोग
जो आज पहाड़ों की रक्षा करते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, 2 महीने के बाद इनका पानी चला जाता है और सिर्फ पानी के लिए वो क्या क्या करते हैं, शायद आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसी परिस्थिति आज इनकी है। इलेक्ट्रिसिटी, आज बिजली की इतनी आदत है कि अगर 1 घंटा 2 घंटा बिजली ना रहे तो हम लोग रह नहीं सकते। इनके घरों में आज तक बिजली नहीं है। फ्यूल, किसी तरह की ऊर्जा इनके पास नहीं है, कुछ कोई भी कुकिंग फ्यूल ये सब बातें करते हैं ना हम लोग, कुछ नहीं है। 100% डिपेंडेंट है वो आज भी इस हमारे जंगल पे, वो जो पहाड़ के ऊपर जो पेड़ होते हैं उनके ऊपर। क्या क्या करते हैं कि क्या उनका ऑक्यूपेशन है? तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा सबका बेसिक है, लेकिन इस एग्रीकल्चर में भी जिस तरह का एग्रीकल्चर ये कर रहे हैं वो बहुत ही पारंपरिक, बहुत ही पुराना है, जिसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन। ये लोग जो पहाड़ पे रहते हैं वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। यानी वो जहां खेती करनी हो वो पूरे उस इलाके को साफ करते हैं, वहां खेती करते 2-3 साल, और 2-3 साल के बाद वो खेती करने के बाद वो वहां से निकल जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, फिर से वो पेड़ों को साफ करते हैं, काटते हैं और फिर से वहां खेती करते हैं। और ये मैक्सिमम जो खेती है ना जो कर रहे हैं वो सिर्फ खुद के खाने के लिए करते हैं, बेचने के लिए और नहीं। आप कभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह के कंडीशन में वो आज है। आज ऐसी कंडीशन है कि ये जो लोग हैं, इनके लोगों को ना एम्प्लॉयमेंट है, ना कुछ कमाने का कोई साधन है, ना रोजी रोटी का कोई साधन है। ऐसी कंडीशन में ये लोग आज रह रहे हैं और इसी का फायदा उठाते कोई लोग, जो समाज के दुश्मन, ऐसे लोग जो फिर इनके लोगों के थ्रू फिर चोरी करते हैं, इन लोगों के थ्रू स्मगलिंग करते हैं। क्योंकि ये पहाड़, ये पर्वत बहुत रीच है मिनरल्स में, जैसे हमने देखा स्पीसीज में। और यहां एक्चुअली कोई भी चीज अगर आपको चाहिए होगी इन जंगलों में, इन पहाड़ों पे, तो ये जो लोग जो रहते हैं वहां वही कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, आप मैं नहीं कर सकता, और कोई भी दूसरा बाहर का आदमी भी नहीं कर सकता। तो इनका ही फायदा लेके, इनका मजदूरी का फायदा उठा के आज वो ऐसी सब चीजें कर रहे हैं। दोस्तों, इलीगल एक्टिविटीज कितनी होती है। जब जमीन चाहिए होती है, जमीन किसी शहर के बाजू में होती है या किसी औद्योगिक जो परिसर होता है उसके बाजू में होती है, तो आप देखोगे आप एकदम अचानक से उसकी आग बढ़ती है, ज्यादा आग लगती है, अचानक से कोई ऐसी बीमारी आती है कि जिस बीमारी की वजह से पूरे आजू बाजू के पेड़ है वो खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे इलीगल काम लोग करते हैं। माइनिंग के बारे में तो मैं क्या बताऊं। यानी लोग, ये आदमी को, मनुष्य को सिर्फ पता चले कि मुझे अंदर कुछ तो मिल रहा है और उससे मुझे 2 पैसे मिलेंगे, तो ये पूरी जिंदगी ये पूरा बर्बाद कर देगा, उसको बाहर निकालेगा और बेचेगा। और ऐसे बहुत काम आज की तारीख में हम इन पहाड़ों के साथ, पर्वतों के साथ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, ये इतने भी शहर है हमारे आजू बाजू है, उतने लोगों के रहने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगता है, घरें लगती है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगता है ना, वो आजू बाजू के पहाड़ों से आता है। ये मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, ये जो बड़ी शहर है, और इससे जो दूसरी शहर है, आप देखेंगे कि शहरों को लग के अगर कोई पहाड़ है तो कितने सारे पहाड़ आज की तारीख में साफ हो चुके हैं, क्योंकि आदमी, मनुष्य उसको काट के अपने घर तैयार कर रहा है। वुड, आज भी 85% जो जंगल से जो लकड़ी काटते हैं वो टिम्बर यानी फर्नीचर और इस कागज के लिए, यानी खुद के इस कारण के औद्योगिक विकास के अंदर हम लोग इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। यहां तक कि शहरों में भी जितने जितने पहाड़ है उसको पूरी तरह से इस तरह से हमने गंदा करके रखा है। दोस्तों, पहाड़ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इसका इस तरह का उपयोग करते हैं हम लोग। एक अच्छा रिसोर्स का गलत उपयोग कर रहे हैं हम लोग इसके। और इसी की वजह से जब आप इतने पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं और पहाड़ों को काट रहे हैं, पर्वतों को काट रहे हैं, इसी की वजह से हो रही है लैंडस्लाइड्स ना। कितनी ज्यादा हो रही है लैंडस्लाइड पिछले 5 सालों में, 10 सालों में अगर आप देखो तो बहुत बढ़ चुके। तो अगर इसमें कोई पर्वत गिरते तो उसे कहते हैं लैंडस्लाइड, और अगर बर्फीले पहाड़ है और बर्फ गिरती है तो उसे कहते हैं एवालांच। दोस्तों, और इसकी वजह से पूरा सिस्टम, जो ऐसा सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम जो जिसने विकास काम करने चाहिए, वो सब ऐसे कामों में फिर जुट जाता है और हमारी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज वो उसमें चले जाते हैं। दोस्तों, टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म की वजह से, इस पर्यटन की वजह से इकोनॉमिक थोड़ी सी बेहतर हुई है वो उन इलाकों की, शहरों की। लेकिन कचरा,
आज हिमालय में कितना प्लास्टिक हुआ है, कितना कचरा हुआ है, और सिर्फ हिमालय नहीं, कहीं भी जाइए आप, जहां जहां टूरिज्म बढ़ा है वहां मनुष्य ने वहां इतना सारा कचरा किया है। एक बहुत बड़ी समस्या आज इस कचरे की वजह से है, और इस कचरे की वजह से क्या होता है एनवायरमेंट में, ये फिर से बताने की मुझे शायद जरूरत नहीं आपको। और इस पूरी चीजों की वजह से ये पूरा पर्यावरण का संतुलन है, इसको बर्बाद करके रखा हमने। तो क्या सोल्यूशन है दोस्तों, क्या करना चाहिए? तो मैं एक बात बताता हूं आपको कि जब से हम लोग आजाद हुए हैं, ये आजादी के बाद से चाहे वो केंद्र सरकार हो, बाकी के राज्य सरकार हो, सभी सरकारें इन पहाड़ी इलाकों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई स्कीम होती है, कोई योजना होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी जानते हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द सबसे ज्यादा ट्राइबल्स आदिवासी हमारे एरिया भारत में है। एक हमारी परंपरा है, संस्कृति है, कल्चर है। तो तब से कुछ ना कुछ योजना है। अभी ये आपने देखा हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम कितने सालों से चलता आ रहा है, 1974-78 से ये अभी तक चालू है। अभी कुछ 4 साल के पहले ये सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ है। 4 राज्यों में ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि हिमालय के काम करें। उसके अलावा वेस्टर्न घाट डेवलपमेंट प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम है, वो भी बहुत बड़ा एम्बिशियस विथ वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन सबसे जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है। उसके अलावा कितने सारे मेरे पास शायद इतना समय नहीं है कि मैं आपको हर योजना के बारे में बताऊं, हर स्कीम के बारे में बताऊं, हर उस चीज के बारे में बताऊं जो इस पहाड़ों के लिए, पर्वतों के लिए कई सारे सरकारें कर रही है। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं कि सिर्फ सरकारें कर रही है, कई सारे प्राइवेट मूवमेंट्स, कई सारे लोगों के आंदोलन इसके लिए चले। अभी ये जो सेफ हिमालय मूवमेंट है, आंदोलन है, इसके अलावा कई सारे आंदोलन, सिर्फ हिमालय की बात नहीं, हर वेस्टर्न घाटी की बात करें, ईस्टर्न घाटी की बात करें, नीलगिरी की बात करिए, आप हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग हैं जो केयर करते हैं, जिनको समझते हैं कि कितनी बर्बादी ये हम पर्वतों की और ये पहाड़ों की कर रहे हैं, और इसके लिए जुट रहे हैं और अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों। और ये आज की नहीं, ये बहुत पहले से, जैसे मैं कहता हूं कि बहुत सारी स्कीम्स आजादी के बाद से, वैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, लोग जो इसके लिए काम कर रहे हैं वो भी तब से, बहुत सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं कि लोग सिर्फ काम कर रहे हैं, कोई सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपने वैयक्तिक इंडिविजुअल लेवल पे भी काम कर रहे हैं। हमने देखा कि कैसे अफरोज शाह, एक आदमी निकला कि मुझे उस बीच के ऊपर, वो जो किनारे के ऊपर जो कचरा है वो साफ करना है, एक आदमी ने शुरुआत की और वो आंदोलन बन गया। वैसे एक अफरोज शाह इस हिमालय के लिए भी काम कर रहा है, जिसका नाम है प्रदीप सांगवान। उसको भी ये बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि इतनी खराबी हम लोग कर रहे हैं। 2014 से ये आदमी जा रहा है और पहाड़ों में जितना कचरा है जो है वो साफ कर रहा है। एक अच्छी बात यह है कि आज में वो एक फाउंडेशन बन चुका है, कई सारे लोग उसके साथ जुड़ गए अच्छा काम करने के लिए। लेकिन दोस्तों अगर इसका रिजल्ट अगर आप देखोगे, यानी हम आजाद हुए तब से लेके गवर्नमेंट कर रही है, हम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स है जो वर्ल्ड बैंक कर रही है, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो प्राइवेट कंपनियां सीएसआर के फंड के थ्रू भी कर रहे हैं। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा, सही सब लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन शायद वो जो एफर्ट्स है वो बहुत कम है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी नहीं है। आज जिस तरीके से इसकी हानि हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, बर्बादी हो रही है, ये बिल्कुल हम लोग सहन ही नहीं कर सकते। ये पूरी जो चीजें चल रही है, ये पूरे जो सोल्यूशन, समाधान करने की कोशिशें चल रही है, ये बिल्कुल कोशिशें हमें उस समाधान की ओर लेके नहीं जा रही है। तो इसके बारे में एमसीएल की एक सोच है। एमसीएल सोचती है कि क्या सोल्यूशन इसका होना चाहिए। तो एमसीएल यह सोचती है कि दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है रोल किसी का, तो वो है वहां पे रहने वाले लोगों का। दोस्तों ये जो लोग हैं जो बाहर पे रहते हैं ना, ये डॉक्टर इस चीज के, ये सैकड़ों सालों से रह रहे हैं इधर। हमें कितने भी लगे, आपको मुझे कितना भी लगे कि मैं जाऊं और बाहर के बाजू के इलाके में उस पहाड़ी में जाकर उसको साफ करूं, लेकिन ये लोग ऐसे कि उनकी पूरी व्यवस्था इनसे जुड़ी हुई है। कोई भी स्पेसीज, कोई भी वनस्पति, कुछ भी अगर कुछ खराब है तो उनको समझ में आता है, उसको कैसे करे वो उसमें उनको समझ में आता है, और वो एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज का ख्याल रख सकते हैं। ये सभी चीज, ये सभी लोग, इनफैक्ट ये बहुत बड़ी ऐसे रिसोर्स है, ये डॉक्टर्स है, ये हमारे पर्वतों के, ये हमारे जंगलों के। अभी क्या, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये खाली पेट नहीं कुछ कर सकते,
अपने अपने तरीके से ये लोग करते हैं बेचारे, बिकॉज उनका पूरा जीवन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। कई सारे आंदोलन करते हैं, कई सारे यहां वहां जाते हैं, लेकिन खाली पेट क्या क्या करेंगे, कब तक जाएंगे, कब तक करेंगे। तो एमसीएल ये सोचते हैं कि अगर हमें इन पर्वतों के लिए कुछ करना है, हमें इन पहाड़ों के लिए कुछ करना है, और इस पूरे इकोसिस्टम जो पहाड़ से जुड़ी हुई है उसके लिए कुछ करना है, तो एक ही तरीका है कि ये जो लोग हैं इन लोगों को हम सक्षमीकरण करें, इन लोगों को सशक्त करें, क्योंकि इनमें जो कैपेसिटी है वो सबसे बेहतर है। ये चाहे तो ये पूरी चीजों को फिर से अच्छा कर सकते हैं, और यही तरीका है, एक ही तरीका है इन लोगों को आर्थिक और सामाजिक जीवन बेहतर करने का। और ये कौन कर सकता है सबसे बेस्ट? तो वो है ये एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। दोस्तों, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट हर कोई बस्ती, हर कोई गांव, हर कोई कहीं भी कोई भी लोग अगर रहते हैं तो कुछ किसी न किसी गांव में है, कोई भी कस्बा किसी न किसी गांव में है। क्या आप देखते कभी इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कभी भी ऐसा आपने गांव देखा है, कभी ऐसा कस्बा देखा है जो छूट गया है इस इलेक्शन से? नहीं, प्रॉपरली सबका सेंसस होकर सभी प्रॉपर नोट उस सेंसस में है, कोई भी लोग रहते हैं। तो आज कहीं भी ये काम कर रहे हैं, कहीं भी लोग रह रहे हैं, तो आज वो किसी न किसी गांव में है, किसी न किसी ग्राम पंचायत में। तो अगर ग्राम पंचायत के स्तर पे हम लोग खड़े रहे, ग्राम पंचायत स्तर के हम लोग, अभी एमसीएल के बारे में भी हम बात करते हैं, एमसीएल का क्या उद्देश्य है? तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर बिजनेस करना और लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना। तो इस एमवीपी के जरिए हम लोग अपने लोगों का जो है आर्थिक विकास अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रुशियल प्रोजेक्ट है ये एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट, क्योंकि एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट क्या करेगा, वहां रहने वाला, वहां का जो उद्योजक है वो ये सोचेगा कि वहां जो रहने वाले हमारे जो लोग हैं जो आज पहाड़ों में रहते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं, वहां के क्या रिसोर्सेस है, और ऐसी कौन सी चीज मैं हम लोग तैयार कर सकते हैं जिसको हम मार्केट में बेच सकते हैं। आज कितने सारे सेक्टर्स है। आज अब मैं सिर्फ बायोमास की बात करूं जिससे हम लोग फ्यूल बना रहे हैं, तो बायोमास तो कहीं भी आ सकता है। अगर मैं ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की बात करूं तो दोस्तों कई सारे, मैं आपको बोलता हूं, कई सारे ऐसे वनौषधि है या वन में मिलने वाले जो सुपर फूड है जो पत्ता भी नहीं है। अगर केमिकल, अगर आप लैब में जाओगे और उसकी टेस्टिंग करोगे ना, तो बहुत सुपर फूड है वो, कोई जरूरत नहीं हो केमिकल्स की टैबलेट्स लेने की, लेकिन नहीं सिस्टमैटिकली करता ना कोई। तो अगर हम वहां खड़े रहे ग्राम पंचायत में और बोले कि ये चीजों को हम लोग इस तरह से करके लोगों को एक अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं केमिकल फ्री, तो एक बहुत बेहतर चीज हम लोगों को दे सकते हैं। और तीसरा है एमसीएल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। कई सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बना सकते हैं और इस पेट्रोकेमिकल की चीजों को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अभी कुछ चीजें तो ऐसी है कि जिसमें ये पहाड़ पे रहने वाले लोग खुद ज्यादा सक्षम है, ट्रेंड है अच्छी तरह से। उसमें एक अच्छी चीज है वो पशुपालन। बहुत सारे लोग कितने दिन से पशुपालन कर रहे हैं। तो पशुपालन की भी अगर हम बात करें तो कौन सी पशुपालन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो हम लोग 100% लेके बेहतर उसको बेच सकते हैं, अच्छे पैसे हम लोगों को दे सकते हैं। इन पहाड़ों के ऊपर बांबू हो सकता है, और कितने सारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स है, कितने सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स है, ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है। तो ये सब चीजें लेके कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में हम लोग बेच सकते हैं और एक कच्चा इनकम इनको दे सकते हैं। ये काम कर सकती है एमवीपी दोस्तों। और इसके अलावा सब ये जो समाज है, ये जो कम्युनिटी है, इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे सवाल, कई सारे चैलेंजेस ऐसे हैं कि जो बिना लोगों के पार्टिसिपेशन के होने ही नहीं। अभी हमने देखा कि टूरिज्म बढ़ गई है, लोगों के पास पैसे आए, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे समस्या है जो पैसे से नहीं सहल होगी। लोग जाने चाहिए वहां। ये जो कचरा है, ये जो प्रदूषण, ये सब हो रहा है, लोग जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये नहीं बंद होगा। लोग जब तक नहीं जाएंगे तब तक नहीं ये पूरी जो हम लोग पेड़ काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ये नहीं बंद होगा। और इसीलिए जरूरी है एमपीओ, इसलिए जरूरी है एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक कम्युनिटी बनाना जो कम्युनिटी अपने इस पहाड़ों के लिए, लोगों के लिए खड़ी हो। और दोस्तों जहां तक ग्लोबल वार्मिंग की बात है, अरे ग्लोबल वार्मिंग के लिए ही तो एमसीएल का जन्म हुआ है। एमसीएल का जन्म, एमसीएल की शुरुआत ही हुई है इसलिए कि हमें दुनिया को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है। और एमसीएल ऐसी कोई दूसरी कंपनी नहीं कि जिसने पहले सेक्टर सोचा कि इस सेक्टर में फिर हम लोग बिजनेस करेंगे, धंधा करें, ऐसा नहीं।
एमसीएल का मकसद यह है कि पूरी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना, और इसके लिए जो भी चेक करना पड़े, जो भी करना है, जो भी बिजनेस है, जो कुछ है, वो हम लोग करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा ध्येय है। और इसके लिए मुझे पता है कि जिस तरह से अभी हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम पूरी दुनिया को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाएंगे। दोस्तों, और जहां तक इस पर्वतों की बात है, तो आपने देखा कि इस पर्वतों ने किस तरह से हजारों सालों से हमें समृद्ध किया है। ये जो सुजलाम सुफलाम भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, उसके सबसे अगर कोई शिल्पकार है तो सच में ये पर्वत है। और अगर हजारों सालों तक उन्होंने हमें पाला है, हमें इतना बड़ा अच्छा जीवन दिया है, तो मुझे लगता है कि आज ऐसे समय में जब उनके ऊपर कोई संकट है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग मिले और मिलके हमारे पहाड़ों का, हमारे पर्वत के लिए काम करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।